हेलो बच्चों, हम इकाई आच्छादक फलनों से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। उसी क्रम में आपके पास आज का पहला क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, ठीक हो गया। सिद्ध कीजिए एफ ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि एफ ए बी इक्वल टू बी ए एक इकाई आच्छादक फलन है, यानी कि जिसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं, है ना। इकाई आच्छादक यानी कि 1 1 on 2 भी कह सकते हो, या एक सिंगल नाम देना है तो उसको क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव, है ना। 1 1 को हम इंजेक्टिव कहते हैं, ऑन 2 को आपके पास सर्जेक्टिव कहा जाता है, और जो है कि दोनों हो तो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो तो उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं, ठीक हो गया। तो आपके पास सेट ए और सेट बी दे रखे हैं, उसमें कोई फंक्शन रूल इस प्रकार है कि पहली बात तो डोमेन की बात करो। डोमेन कौन है, ए क्रॉस बी। अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन में, यहाँ पर एक सिंपल सा सेट दिया होता था ए। अब जो सेट है वो कैसे है, ऑर्डर टपल के रूप में आएगा आपके पास, ठीक है ना, ए क्रॉस बी। तो सेट का कार्तीय गुणन के रूप में आपके पास है। तो प्रांत ए क्रॉस बी हो गया और स्वप्रांत बी क्रॉस ए। तो इसका एलिमेंट ए कोमा बी टाइप होगा, इसका एलिमेंट बी कोमा ए टाइप होगा, ठीक हो गया। और जो फंक्शन दे रखा है यानी कि जो मशीन है उसमें अब जो एलिमेंट हम सिंपल एक्स डाल रहे थे, है ना, सिंपल एक्स डाल रहे थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेट ए दिया होगा तो उसका एलिमेंट तो एक्स ही होगा। अब इसमें जो सेट दे रखा है वो कैसा है, ए क्रॉस बी, तो उसका एलिमेंट क्या होगा, ऑर्डर टपल के रूप में होगा। यानी अब जो मशीन में हम कोई भी एलिमेंट डालेंगे तो वो ऑर्डर टपल के रूप में होगा। ये देखो मशीन है जिसमें हमने ऑर्डर टपल ए बी डाला है, तो मशीन क्या कर दे रही है, टपल के रूप में बाहर निकाल ली, लेकिन दूसरे वाले को पहला बना दे रही है और पहले वाले को दूसरा बना दे रही है। देख रहे हो ना, ए बी था तो उलट दे रहा है, वो बी ए बना दे रहा है, ठीक हो गया। तो कुल मिला के आप प्रांत सहप्रांत भी समझ गए और ये मशीन किस प्रकार रिएक्ट कर रही है भी समझ गए, ठीक है। अब सीधे सीधे हम एक और आच्छादक गुण की जांच करेंगे इसकी, ठीक, प्रोसेस सेम होगा, बस इसमें थोड़ा सा चेंज क्या आया फिर। जो सिंपल सेट दिए होते थे अभी तक ए और बी, अब उनका कार्तीय गुणन के रूप में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ए क्रॉस बी दे रखा है तो हम एलिमेंट जो एक्स ले रहे थे अब ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट लूंगा, ठीक है ना, और चीज़ें तो वही रहेंगी अभी भी, ठीक हो गया। तो देखिए फिर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया फलन एफ ए बी बराबर ऑर्डर टपल बी, ठीक हो गया। फिर प्रांत लिख दीजिए, प्रांत क्या हो जाएगा इसका, ए क्रॉस बी, है ना, प्रांत ए क्रॉस बी, सह प्रांत बी क्रॉस ए, सह प्रांत क्या रहेगा, बी क्रॉस ए, ठीक हो गया। प्रांत के मेंबर को एक्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक्स नहीं कह पाएंगे, क्यों, टपल के फॉर्मेट पर आना है ना अब एलिमेंट्स ने, तो मैं कहूँगा टपल ए बी, है ना, इसके एलिमेंट को टपल बी ए या टपल एक्स वाई, टपल वाई एक्स, इस फॉर्मेट में लूँगा, ठीक हो गया। तो देखिए फिर अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम एक एक की जांच कर लेते हैं, ठीक है। हेडिंग डालेंगे आप एक एक, यानी कि 1 1, इंग्लिश में इंजेक्टिव, ठीक हो गया। 1 1 भी कहते हैं और इंजेक्टिव भी कहते हैं। तो 1 1 के लिए मैं क्या करता था, दो मेंबर लेता था डोमेन के। इस बार डोमेन कौन है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का एक मेंबर किस रूप में होगा, ए बी, दूसरा मेंबर सी डी, दो मेंबर ले लेता हूँ। वहाँ में एक्स और वाई या x2 लेता था ना, क्यों लेता था, क्योंकि सिंपल सेट ए होता था। अभी सिंपल सेट नहीं है, किस रूप में है, कार्तीय गुणन के रूप में, तो इसके दो मेंबर ए बी और सी डी ले लेता हूँ इस पर, ठीक है ना। तो मैं लिख दूंगा माना, या A1 B1 A2 B2 ले लेता हूँ, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, A1 B1, है ना, कॉमा A2 B2 बिलोंगिंग टू A क्रॉस B, ठीक है ना। क्रॉस की थ्योरी आपको आती है ना, हाँ, जैसे मैंने A1 B1 A क्रॉस B में बिलोंग कर रहा है, इसका मीनिंग A1 सेट ए से आ रहा होगा, B1 सेट बी से आ रहा होगा। उसी प्रकार से A2 B2 बिलोंगिंग टू A क्रॉस B कहा तो A2 सेट ए का मेंबर होगा, B2 सेट B का मेंबर, ठीक हो गया। देखो मैं वहाँ क्या मानता था, x1 X2 बिलोंगिंग टू A कहता था। अब इस सेट
कि सकल जो एलिमेंट्स की शकल वो इस रूप में थी टपल के रूप में, तो मैंने एक मेंबर ये मान लिया, एक मेंबर ये मान लिया। और वहाँ क्या कहता था कि दोनों इमेज सेम जगह पे जा रही थी, है ना, दोनों की इमेज इक्वल कर देता था। बाद में देख रहा था कि एलिमेंट इक्वल आ रहे हैं या डिस्टिंक्ट। अगर इक्वल आ गए तो फंक्शन 1 1, इक्वल नहीं आ रहे हैं, अनइक्वल आ रहे हैं, है ना, कुछ और x1 बराबर x2 के अलावा भी कुछ आ रहा है, तो हम कहते थे फंक्शन 1 1 नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ भी देखना पड़ेगा कि a1 b1 इक्वल टू a2 b2 आ रहा है या नहीं, है ना। अगर ये दोनों इक्वल आ गए हैं, दोनों टपल इक्वल आ गए हैं, तो आप कहोगे कि हाँ 1 1 है। अगर टपल इक्वल नहीं आ रहे हैं तो आप कहोगे 1 1 नहीं है। ठीक हो गया। तो मैं वही कहूँगा कि तथा इनकी इमेज सेम दिखा दूंगा। मैं कहूँगा f a1, b1 इक्वल टू f a2, b2। ठीक हो गया। इम्प्लाइज, अब देखिए f a1, b1 कैसे मिलेगा, आप फंक्शन देखिए f a b है, इसमें a b था तो b a मिल रहा था, यहाँ a1 b1 है तो क्या मिलेगा, उलट, है ना। फंक्शन क्या कर रहा है, जस्ट जो डोमेन का मेंबर है उसी को मेंबर्स को उलट के बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक हो गया। यानी a1 b1 है तो उलट देगा इसको, फंक्शन कितना बनाएगा, b1 a1 इज इक्वल टू, ये भी उलट देगा तो क्या बनाएगा, b2 a2। ठीक हो गया। अब देखिए इम्प्लाइज, देखिए आप जानते होंगे अगर आपके पास दो टपल सेम है तो फर्स्ट मेंबर इक्वल होते हैं, सेकंड मेंबर इक्वल होते हैं, ये तो जानते हो ना। यानी कि कोई टपल x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 है, तो इसका मीनिंग होता है कि जो x है x1 x2 के इक्वल होगा और ये y1 y2 के इक्वल होता है, तभी जाके टपल इक्वल होते हैं, है ना। दो टपल तभी इक्वल होते हैं जब फर्स्ट मेंबर फर्स्ट के बराबर हो, सेकंड मेंबर सेकंड के बराबर। ठीक हो गया। तो ये दो टपल इक्वल है, इसका मीनिंग b1 किसके बराबर आना चाहिए, b2 के, b1 b2 के, एंड ये a1 a2 के, a1 बराबर a2। ठीक हो गया कि इसका मीनिंग क्या समझे फिर आप, a1 b1 लिया था आपने, a2 b2 लिया था। ठीक हो गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि a1 तो a2 के इक्वल है, a1 a2 सेम है, यानी ये पहले टपल सेम है। b1 इक्वल टू b2, b1 b2 ये दोनों भी सेम है, समझ रहे हो। पहले टपल सेम है, जो आपने डिस्टिंक्ट होने का दावा किया था उसका पहला मेंबर सेम है, दूसरा मेंबर सेम है। जब पहला मेंबर सेम है ना, दूसरा मेंबर सेम, वो तो टपल एक ही जैसा हो गया, टपल तो एक ही हो गया, अलग अलग थोड़ी ना, है ना। ये देखो पहले टपल सेम है, दूसरे टपल सेम है, इसका मीनिंग जो ये आपके पास एलिमेंट होगा ये अलग अलग थोड़ी ना होगा, एक ही तो होगा, समझ रहे हो ना। v1 v2 के बराबर है, देखो v1 v2 यानी सेकंड वाले जो प्लेसेस में मेंबर है वो सेम है। ठीक है ना, ऐसे समझ लो। अब देखो आपने एक मेंबर लिया, ठीक है ना, ये कह रहा है कि v1 v2 दोनों इक्वल है, v1 v2 दोनों इक्वल है, यानी कि सेकंड प्लेस पे जो मेंबर है वो इक्वल है। अगर मैंने ऊपर 2 रखा तो नीचे भी क्या रखना हो 2। फिर कह रहा है a1 a2 के बराबर है, a1 a2 के बराबर है, यानी अगर मैं इसकी जगह 1 रख दूं तो यहाँ भी तो 1 रखना होगा, यानी कि टपल 1 2, ये भी टपल 1 2, समझ रहे हो ना। यानी जो ये टपल मैंने अलग अलग होने का दावा किया था, ये अलग अलग नहीं, दरअसल क्या है, एक ही है। तो मैं क्या कहूँगा, इम्प्लाइज जो मैं ये टपल लिया था क्या, a1 b1 वो a2 b2, ये दोनों आपके पास क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, यानी कोई मेंबर अलग अलग नहीं थे, वो सेम मेंबर थे, इसलिए उनकी इमेज भी सेम हुई, यानी फंक्शन में कोई खराबी नहीं थी। फंक्शन क्या है अभी भी आपके पास 1, वही हुआ ना। जैसे fx1 बराबर fx2 कह के लास्ट रिजल्ट हमें क्या मिलता था, x1 बराबर x2, तो हम कहते थे फंक्शन 1 1 है क्योंकि दोनों सेम हो गए। यहाँ भी तो वही है फिर, है ना, दो अलग अलग होने का दावा किया था लेकिन वो तो इक्वल हो गए, है ना। यानी कि दो मेंबर्स की इमेज सेम होने पर वो मेंबर सेम ही मिल रहे हैं, इसका मीनिंग फंक्शन क्या है, 1 1 इम्प्लाइज f a कॉमा b कहते हो या खाली f भी कह सकते हो, ठीक है ना, f a कॉमा b एक है। अब एफ एक्स नहीं कह पाओगे ना क्योंकि टपल के फॉर्मेट में,
ठीक है ना। तो ए बी लिखोगे ज़्यादा अच्छा होगा। एफ एक्स भी कह सकते हो, फिर जहाँ एक्स बराबर टपल ए बी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्स बराबर क्या होगा, टपल ए बी। तो उससे बढ़िया ऐसे ही रहने दो, या कुछ नहीं लिखना तो खाली एफ भी लिख सकते हो सिंपली, है ना। एफ एक एक ए भी लिख सकते हो, ठीक। अब आच्छादक की बात करते हैं। बात करते हैं आच्छादक की। आच्छादक के लिए मैं क्या लिखता था, आच्छादक के लिए ये दिखाना होता था कि हर एक वाई के लिए एक्स मौजूद है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हर एक वाई के लिए नहीं कहोगे, फंक्शन क्या है, फंक्शन आपके पास ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में है ना, यानी कि जो वाई आएगा वो तो यहाँ से आएगा, और ओ किस रूप में है, बी क्रॉस ए के टर्म में है, यानी कि बी कॉमा ए के लिए दिखाना होगा। हर एक बी कॉमा ए के लिए आपके पास ए कॉमा बी यहाँ है, इस रूप में दिखाना होगा, ठीक है ना। जनरली मैं प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिखा रहा था, यहाँ का मेंबर वाई ले रहा था, हर एक वाई के लिए एक्स रहेगा। अब यहाँ वाई थोड़ी ले पाऊंगा, है ना। बी क्रॉस ए तो टपल के फॉर्मेट में होगा इसका एलिमेंट, है ना। तो मैं कहूँगा बी कॉमा ए टाइप का मेंबर ले लूँगा, है ना। मैं इसका मेंबर क्या कहूँगा, बी कॉमा ए। हर एक बी कॉमा ए के लिए यहाँ ए कॉमा बी होना चाहिए, है ना। हर एक बी कॉमा ए के लिए ए कॉमा बी होना चाहिए, तब कहूँगा कि हाँ कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है, यानी कि इसकी प्री इमेज, हर एक की प्री इमेज रह रही है, मीन्स अच्छा तक हो जाएगा, ठीक। तो मैं वहाँ लिखता था माना एफ एक्स बराबर वाई, तो यहाँ क्या लिखूँगा, माना एफ एक्स नहीं लिखूँगा, यहाँ एफ ए कॉमा बी लिखूँगा, एक्स नहीं है ना, टपल के फॉर्मेट में अभी एलिमेंट। तो एफ ए कॉमा बी बराबर, जैसे मैं वाई कह देता था ना, अब वाई नहीं कहूँगा, यहाँ का एलिमेंट क्या है, बी कॉमा ए टाइप है, बी कॉमा ए है, ठीक हो गया। अब ये फंक्शन भी दे रखा था ना, ए बी बी ए दे रखा था, चलो मैं थोड़ा अलग ले लेता हूँ, एक्स वाई मान लो इस बार, एफ एक्स कॉमा वाई, माना एफ एक्स कॉमा वाई बराबर यू वी मान लो, यू कॉमा बी, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, यू वी मान लो, ठीक। एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू यू कॉमा बी मान लिया मैंने, ठीक है ना। अब मुझे दिखाना होगा कि हर एक u कॉमा वी के लिए एक्स वाई ऑलवेज प्रेजेंट है, ठीक है ना। इंप्लाइज देखो एफ एक्स कॉमा वाई, फंक्शन कैसे रिएक्ट कर रहा था इस एलिमेंट में, फंक्शन डिफाइन किस रूप में था, एफ ए बी बराबर बी कॉमा ए बना दे रहा था, इसको क्या बना दे रहा था, बी कॉमा ए उलट दे रहा था ना, तो फंक्शन इसको भी क्या कर देगा, उलट देगा, एक्स कॉमा वाई को वाई कॉमा एक्स बना देगा, ठीक हो गया, इज इक्वल टू ये तो u कॉमा v ऐसा ही था, ठीक है। दो टपल इक्वलनेस का मीनिंग, दो टपल इक्वलनेस का मीनिंग, पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर, y बराबर u हो जाएगा एंड y बराबर u एंड x बराबर v, ठीक हो गया। अब देखो मैंने क्या कहा था, x कॉमा वाई किसका मेंबर होगा, a क्रॉस b का डोमेन का मेंबर होगा ना, एक्स वाई, यानी एक्स वाई ऑलवेज मिलना चाहिए आपको, तो वही तो हो रहा है। फिर यू वी की जगह आप कुछ भी रखो, उनके लिए एक्स वाई हमेशा मिलेंगे, समझ रहे हो ना। वी की जगह आप कुछ भी मेंबर डालो, यू की जगह कुछ भी डालो, कुछ ना कुछ उनके लिए एक्स मिलता रहेगा, ठीक है ना। यानी कि वाई मिल गया, एक्स मिल गया, यानी एक्स कॉमा वाई जो टपल है ऑलवेज आपके पास मिल रहा है। इसका मीनिंग हर एक u कॉमा वी बिलोंगिंग टू बी क्रॉस ए के लिए एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी ऑलवेज मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या हो गया, फंक्शन अच्छा फिर समझ रहे हो ना। y बराबर u, x बराबर v, हमने u v किसका मेंबर माना है, u v माना है इसका मेंबर, कोडोमेन का मेंबर। मैंने क्या दिखा दिया कि v x के बराबर हो रहा है हर परिस्थिति में, देखो कोई कंट्राडिक्शन नहीं मिले, v बराबर किसके इक्वल आ गया, x के, u बराबर क्या आ गया, y के, मीन्स अब x और y कहाँ है, डोमेन का मेंबर, तो मैं ऑलवेज x कॉमा वाई टपल बना सकता हूँ ना, हर एक u v के लिए x y टपल बन रहा है, ऑलवेज बन रहा है। देखो v कुछ भी लो x मिल रहा है उसके लिए, u कुछ भी लो y मिलने वाला है, तो x मिल गया y मिल गया, मीन्स टपल एक्स वाई मिल जाएगा, मुझे टपल एक्स वाई मिल जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा, चाहे मैं यू वी बी क्रॉस ए का कोई भी मेंबर ले लूँ, उसके लिए ऑलवेज एक्स कॉमा वाई
डोमेन में रहने वाला है। डोमेन कौन है, ए क्रॉस बी, है ना। हर एक यूवी के लिए डोमेन का मेंबर एक्स वाई रह रहा है, इसका मीनिंग फंक्शन अच्छा तो होगा, क्योंकि बी क्रॉस ए का कोई भी मेंबर सुटेगा नहीं। ठीक हो गया। देखिए फिर मैं क्या लिखूंगा, इसमें लिखूंगा फॉर ऑल यू वी, ठीक हो गया, फॉर ऑल यू कॉमा वी बिलोंगिंग टू बी क्रॉस ए कोडोमेन के लिए हियर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, देखो ऑलवेज एक्स वाई मिल रहा है आपको, ठीक है ना। हियर एग्जिस्ट एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी, डोमेन है ना, डोमेन कौन है आपके पास, ए क्रॉस बी, ठीक है ना। यानी कि कोडोमेन के हर एक मेंबर के लिए डोमेन में आपके पास प्री इमेज मिल रही है। इसका मीनिंग क्या होता है, आप सादा का फंक्शन तो नीचे से लिख दूंगा, इसलिए एफ, खाली एफ भी लिख सकते हो या एफ ए कॉमा बी लिख रहे हो तो ठीक ही है ना। इसलिए एफ ए कॉमा बी आच्छादक है, तो 1 1 भी हो गया और आच्छादक भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। यही प्रूफ भी करना था ना, 1 1 ऑन टू यानी बाइजेक्टिव, ठीक हो गया। एक एक भी है आच्छादक भी है, ठीक है ना, दोनों होता है तो उसको बाइजेक्टिव का, ठीक है ना। तो अतः लास्ट में लिख भी सकते हो एफ एक एक और आच्छादक, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए समस्त n बिलोंगिंग टू n, है ना, स्मॉल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N, मीन्स n बिलोंगिंग टू नेचुरल, जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर है, क्या बता रहा है, के लिए fn इज इक्वल टू n प्लस 1/2 यदि n विषम है, यही fn आपके पास n/2 हो जाएगा यदि n सम है। अभी समझाएंगे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। द्वारा परिभाषित फलन f नेचुरल टू नेचुरल है, ठीक हो गया। बताइए कि क्या f एकैकी आच्छादक है, आपने बताना है कि फंक्शन एकैकी या आच्छादक है या नहीं, ठीक हो गया। और आपके पास डोमेन कौन है इस फंक्शन का, नेचुरल नंबर, कोडोमेन कौन है इसका, नेचुरल नंबर, ठीक हो गया। सबके बारे में हमने बात कर ली, सिर्फ बचा कौन है, मशीनरी। आपके पास मशीन किस प्रकार से बिहेव कर रही है, ठीक है ना। फंक्शन क्या होता है, एक तरीके की मशीनरी है ना, एक तरीके का मशीन है जिसमें हम कुछ एलिमेंट डालते हैं आउटपुट मिलता है, वही है फिर, है ना। n जब x ले रहे थे, अभी तक हम fx कह रहे थे, अब x के बदले उसने n का रखा, जो स्मॉल n क्या है उसने क्या रखा है, n बिलोंगिंग टू n, यानी जो भी आप इसमें डालोगे वो नेचुरल नंबर डालोगे। वैसे भी यहाँ से भी देख सकते हो इसका डोमेन क्या है, नेचुरल है, यानी जो भी मेंबर डालोगे वो नेचुरल होना चाहिए, है ना। नेचुरल क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब उसने दो रूप में कर दिया, फिर देखो ये मशीन, अगर आप इसमें एक डालोगे यानी कि विषम डालोगे, तो देखो विषम डालोगे तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा। अगर एक डालोगे ना इसमें तो 1 धन 1 कितना होगा, 2, 2/2 1 मिलेगा आपको। अगर 2 डालोगे यानी कि जगह 2 क्या होता है, सम संख्या होती है ना, 2 सम है, तो इसमें डालोगे आप 2, 2/2 1 आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है ना। तो आपके पास समझ गए फंक्शन मशीनरी किस प्रकार से काम कर रही है, कि आपने पहले तो नेचुरल नंबर डालना है, नेचुरल में भी अगर आपने विषम नंबर डाल दिया है ना, कोई विषम नंबर डाल दिया तो यहाँ से आउटपुट लोगे n की जगह पुट करके। अगर आप n सम ले रहे हो, है ना, जैसे 4 है, 4 सम है, ठीक है ना, अगर आप सम डाल रहे हो तो जो आउटपुट होगा यहाँ से मिलेगा, ठीक हो गया। मशीनरी समझ में आ गई किस प्रकार से रिएक्ट करेगी, और डोमेन को डोमेन आपको पता है, ठीक हो गया। तो सीधे सीधे सॉल्यूशन पे आते, फिर सेम उसी वे में सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फंक्शन 2 2 बार दे दिया तो इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर n विषम है तो आप ये फंक्शन मान के चलोगे, सम है तो ये मान के, ठीक हो गया। तो सॉल्यूशन में देखते हैं फिर कैसे करोगे आप इसको। दिया गया फलन, है ना, आप लिखोगे दिया गया फलन fn बराबर, fn कितना दे रखा है फिर इसने, n प्लस 1/2 यदि n विषम, ठीक है ना, n के आपके पास विषम, और यही n/2 हो जाएगा, यही आपके पास n/2 होगा यदि n के आपके पास सम है, n के आपके पास सम, ठीक हो गया। फंक्शन हमने लिख दिया,
प्रांत और नेचुरल नंबर है उसका प्रांत, और सप्रांत कौन है, नेचुरल। ठीक है, आपने प्रांत लिखा इसका, प्रांत है आपके पास n, सप्रांत भी क्या है n। ठीक हो गया। तो आपने एक एक की जांच करना है सबसे पहले। एक एक के लिए क्या करता था मैं, डोमेन के कोई दो मेंबर ले लेता था। डोमेन कौन है इस बार, नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर ले लेता हूँ। लेकिन इस बार ना सम विषम का भी केस देखना पड़ेगा। ठीक है ना, सम ले रहे हो या विषम ले रहे हो, ये देखना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब देखिए, मैंने कहा माना x1 x2 बिलोंगिंग टू नेचुरल का, x1 x2 नेचुरल नंबर, डोमेन से दो मेंबर लेने हैं। ठीक हो गया, मैंने डोमेन से दो मेंबर ले लिए, x1 x2 बिलोंगिंग टू n। अब देखो x1 x2 कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर। अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते रहेगा। ठीक हो गया। तो अब x1 x2 बिलोंगिंग टू नेचुरल में से कोई भी दो नेचुरल नंबर आपको कर सकते हो सकता है मैं 1 2 को पकड़ लो, x1 x2, यानी कि ये विषम हो गया, ये सम हो गया। ठीक है, यानी कि एक तरीका तो ये होगा कि मैं x1 को क्या ले लूँ, विषम लूँ, और x2 को क्या लूँ, सम ले लूँ। क्योंकि सम विषम के रूप में भी डिफ्रेंशिएट करना होगा ना इस बार आपने, है ना, दोनों के बीच में अंतर करना पड़ेगा। क्योंकि फंक्शन अब सम विषम के रूप में भी तो परिभाषित होगा। सम डालोगे तो कुछ अलग रिजल्ट आएगा, विषम डालोगे तो अलग रिजल्ट। लेकिन हर एक केस में मुझे x1 बराबर x2 दिखाना होगा। अगर एक भी केस x1 बराबर x2 नहीं दिखा पा रहा है तो 1 1 नहीं होगा फंक्शन, जानते हो ना। fx1 बराबर fx2 कहने के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट क्या चाहिए, x1 बराबर x2, तब जाके 1 1 होता है फंक्शन। ठीक हो गया। तो जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, जितने भी केस बन सकते हैं, मैं सब केस की बात करूंगा। ठीक हो गया। जैसे x1 x2 बिलोंगिंग टू नेचुरल का, ठीक है, अगर सिंपल फंक्शन होता तो बात बन जाती इससे। लेकिन ये सम और विषम के रूप में भी तो डिफरेंशिएट करना है दोनों को, है ना, सम और विषम के रूप में भी अलग अलग करना है, तभी तो फंक्शन में हम डाल पाएंगे ना। x1 कहाँ जो डालें, यहाँ जो डालें, यहाँ जो डालें। ठीक है ना, अगर मैं कहूँगा x1 विषम है तब तो यहाँ डाल दूंगा इसमें। ठीक है ना, x2 सम है कहूँगा तो इसमें डाल दूंगा। ठीक है ना। अब x1 x2 सम विषम मुझे नहीं पता, तो मैंने सभी पॉसिबिलिटी लेनी होगी। इसको विषम, इसको सम एक बार, दूसरा केस क्या लूँगा, इसको विषम, इसको सम, दो केस हो गए। तीसरा केस क्या लूँगा, x1 x2 दोनों ही विषम हो गए, हो सकता है ना, 1 3 ले लिया, x1 की जगह 1 ले लिया, x2 की जगह 3 ले लिया, 1 3, विषम भी हो सकते हैं, दोनों विषम भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। दोनों सम भी हो सकते हैं, x1 ये ले लिया मैंने, x2 4 ले लिया। ठीक है ना, कुल मिला के 4 केस बन सकते हैं, फिर कुल मिला के 4 केस बनेंगे। ठीक है ना, x1 x2 क्या होगा, जब x1 विषम x2 सम होगा। दूसरा केस क्या होगा, ये सम x1 सम x2 विषम, दूसरा केस। तीसरा केस क्या होगा, x1 x2 दोनों ही विषम हो। चौथा केस होगा x1 x2 दोनों ही सम हो। इसके अलावा तो कोई केस नहीं आएगा ना, इसके अलावा कोई केस नहीं आएगा। दर ये सम ये विषम, ये सम ये विषम, दो केस, दोनों ही विषम, दोनों ही सम, कुल मिला के 4 केस बन सकते हैं x1 x2। ठीक हो गया। देखिए फिर कुल मिला के इसके 4 केस बनने जा रहे हैं। ठीक हो गया। मैं कहूँगा केस 1, है ना, हिंदी में क्या कहोगे केस को, स्थिति 1, है ना। पहली स्थिति क्या बन सकती है, एक x1 बराबर, x1 आपके पास विषम हो और x2 आपके पास क्या हो जाए, सम। ठीक हो गया ना। इस केस में मैं क्या देखूंगा, fx2 बराबर fx1 करके क्या x1 बराबर x2 आ रहा है ये देखना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसमें लिखोगे fx1 बराबर fx2, ये तो करते थे ना, fx1 बराबर fx2। इस बार मैं अलग अलग क्यों मान रहा हूँ, केस क्यों बना रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता ना x1 x2 सम विषम क्या होगा,
क्योंकि फंक्शन जो भी ऑपरेट होना है सम और विषम के रूप में ऑपरेट होना है, इसलिए मुझे x1 x2 को सम विषम के रूप में डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है, ठीक है ना। तो fx1 बराबर fx2 करने के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलना चाहिए, x1 बराबर x2 1 1 होगी, ठीक। इम्प्लाइज देखो x1 को मैंने इस बार क्या ले रखा है, विषम, x1 को क्या ले रखा है, विषम, तो ये विषम वाले में जाओगे, है ना। इसकी जगह n के बदले क्या डालोगे, x1, ठीक है ना। इसमें x1 डालोगे तो x1 + 1/2 आएगा। ये कितना आ जाएगा, x1 + 1/2, x1 + 1 बाई कितना आ जाएगा 2, ठीक हो गया, इक्वल टू देखिए fx2, x2 क्या माना आपने, सम, तो सम वाले में जाइए आप, ठीक है ना। उसमें n के बदले क्या रखोगे, x2, तो कितना आएगा x2/2, x2/2, ठीक हो गया। जब इसको आप सॉल्व करोगे 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक हो गया ना। इम्प्लाइज x1 क्या आपके पास, अच्छा देखिए x1 = x2 + 1 है तो उधर जाके -1, ठीक हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, ठीक हो गया। इसके आगे लिख देता हूँ मैं, नीचे फंक्शन था, यहाँ तक सॉल्यूशन था, ठीक है। इसी स्टेप को यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए x1 बराबर x2 - 1, ठीक हो गया। तो देख रहे हो x1 बराबर x2 आया क्या, नहीं आ पाया। देखो x1 बराबर x2 - 1 आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए होता है, x1 बराबर x2 चाहिए होता है। यानी कि पहली स्थिति ने ही फेल कर दिया 1 1 होने का। अब आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर x1 बराबर x2 आ जाता बाय द वे, ठीक है ना, x1 बराबर x2 आता तो सेकेंड स्थिति भी चेक करता, वहाँ भी x1 बराबर x2 आता, फिर तीसरी स्थिति चेक करता, x1 बराबर x2 वहाँ से भी लाता, चौथी स्थिति चेक करता, x1 बराबर x2 वहाँ से भी लाता। ये पहली स्थिति ने फेल कर दिया 1 1 होना, ठीक है ना। 1 1 कब होता, जब चारों स्थितियों में x1 बराबर x2 आता। पहली स्थिति में x1 बराबर x2 नहीं आता, तो क्या मैं आगे चेक करूंगा, हाँ अगर आपके पास भरपूर टाइम है ना। वैसे शौक के लिए आप चेक करना चाहते हो तो आगे कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं होता है, आपको टाइम भी बचाना होता है। तो पहली स्थिति ने फेल कर दिया तो आगे नहीं बढ़ेंगे हम, ठीक है ना। पहली स्थिति ने फेल कर दिया तो फंक्शन तो 1 1 रहा ही, है ना। 1 1 होने के लिए जो 4 स्थितियाँ मैंने बताई थी ना, चारों स्थिति में x1 बराबर x2 मिलना था, ठीक है ना। एक भी स्थिति अगर फेल कर देगा रूल को तो रूल तो वैसे ही फेल हो जाएगा। और पहली स्थिति ने रूल को फेल कर दिया कि x1 बराबर x2 नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना। पहली स्थिति फेल हो गई तो 1 1 नहीं है, कह दूंगा मैं सीधे सीधे फंक्शन, ठीक हो गया। x1 बराबर x2 - 1 इम्प्लाइज fx, या सीधे सीधे f लिखो, या fx लिखना है तो ठीक है, fn लिखना है तो ठीक है, खाली f भी लिख सकते हो। इम्प्लाइज f एक नहीं, क्यों नहीं है समझ में आ गया ना। 4 स्थितियां बनी थी, पहली स्थिति ने ही फेल कर दिया, x1 बराबर x2 नहीं आ पा रहा है, डिस्टिंक्ट आ जा रहा है ना। इसका मीनिंग हुआ कि अगर मैं x1 की जगह 2 डालता हूँ, x1 की जगह 2 डालता हूँ तो इसकी जगह मुझे x2 की जगह कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा ना। तभी तो 3 - 1 कितना आएगा 2। ये कह रहा है कि 2 और 3 की इमेज सेम जा रही होगी, कह रहा है, देख भी सकते हो आप, है ना। 2 और 3 की इमेज सेम जा रही है, यानी देखिए डोमेन, है ना। डोमेन में अगर आप इसकी जगह 2 रखते हो तो x2 कितना मिलेगा 3, 3 - 1 तभी तो 2 के बराबर आएगा, ठीक हो गया। यानी कि कह रहा है कि अगर डोमेन में 2 और 3 मेंबर लेते हो तो उनकी इमेज सेम जाएगी, कह रहा है 2, 3, यहाँ 2 रखा, यहाँ 3 रखा। देखो फंक्शन में रखोगे ना 2, तभी तो इमेज मिलेगी जब फंक्शन में रखोगे। 2 रखूंगा, कहाँ रखूंगा, इसमें या इसमें, 2 आपके पास सम है तो इसमें रखूंगा, इस सिस्टम में। तो इसकी जगह 2 रखो तो 2/2 कितना आ जाएगा 1, है ना। 2 की इमेज कहाँ गई 1 पे। अब मुझे 3 पुट करना है फंक्शन में, ठीक है ना। 3 क्या है, सम है या विषम है, विषम है, तो विषम वाले स्टेप में जाओ, 3 रखो इसमें, 3 धन 1 कितना हो जाएगा 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2, है ना। इसकी इमेज कहाँ पे जा रही है 2 पे, 3 की इमेज गई 2 पे। इसने तो फेल नहीं किया फिर रूल। देखो x1 बराबर x2 - 1 कहता था, अगर आप x1 की जगह 3 रखते हो तो इसकी जगह जबरदस्ती आपने क्या रखना होगा 4, 4 × 1, ठीक हो गया। अगर मैं x1 की जगह 3 रखता हूँ, x1 अगर मैं 3 रखूँ ना, अगर मैं x1 की जगह रखता हूँ 3
3 क्या है, विषम यहाँ 3+1/2 है ना, 2 पे चले जाएगा, 3 की इमेज 2 पे जाएगी, 3 की इमेज 2 पे जाएगी, ठीक हो गया। 4 - 1 तब जाके 3 आएगा, x2 की जगह क्या रखोगे आप 4, x2 की जगह आपने रखा 4, 4 आपके पास सम है तो ये 4 है ना, 4/2 2, इसकी इमेज भी कहाँ पे जा रही है 2, यानी 4 की इमेज भी 2 पे जा रही है, ठीक है ना, 4 की इमेज भी कहाँ पे जा रही है 2 पे, देख सकते हो ना यहाँ से। पहले वाले ने तो रूल ब्रेक नहीं किया, जब 2 3 लिया मैंने उसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन अगले वाली जोड़ी ने ब्रेक कर दिया है ना, एक भी ब्रेक करता तो 1 1 नहीं होता है। 3 4 वाले की इमेज 2 पे चल देनी है, ठीक है ना। जब आपने x1 की जगह 3 रखा, 3 क्या है विषम में, 3 धन 1 क्या होगा 4/2 2 है ना, 3 की इमेज 2 पे गई। फिर जब मैंने 4 चूज किया इसमें, x2 की जगह 4, 4/2 2 है ना, 4 की इमेज भी कहाँ गई 2 पे है ना, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज 2 पे चल देगी सेम मेंबर, तो 1 1 नहीं होगा, ठीक है ना। इस रूप में साइड में फिगर भी दिखा सकते हो आप, कहाँ रूल फेल हो रहा है करके, ठीक हो गया। तो आपके पास फंक्शन एक एक नहीं है। अब चेक करूंगा मैं आच्छादक, अब मैं आच्छादक के लिए चेक करता हूँ, ठीक है। फंक्शन आपके पास एक एक नहीं है, क्या आच्छादक होगा? आच्छादक होने के लिए फंक्शन क्या था, नेचुरल टू नेचुरल डिफाइन था, फंक्शन आपके पास था नेचुरल टू नेचुरल, ठीक है। यानी कि अगर मैं नेचुरल, हर एक नेचुरल के लिए यहाँ नेचुरल रहना चाहिए, इसका मीनिंग ये हुआ फिर, ठीक हो गया। यानी कि यहाँ के हर एक मेंबर के लिए यहाँ का नेचुरल आना चाहिए, ठीक हो गया। अगर मैं देखो n+1/2 आ रहा है, ठीक है ना, n के आपके पास विषम, ठीक है। अगर मैं इस पे विषम पुट करता हूँ, ठीक है ना, 1+1/2 1 आएगा। उसी प्रकार से आपके पास अगर आप 2 पुट करते हो इसमें, किसमें पुट करोगे 2 2/2 1 आएगा वहाँ से, यानी कि 1 तो आपके पास आने वाला है, ठीक है ना। यानी कि अगर देखो इसमें 1 रहेगा ना, इसमें 1 तो जरूर रहेगा। मुझे क्या चेक करना होता है, सप्रांत के हर एक मेंबर के लिए डोमेन में कोई ना कोई मेंबर रहे, ठीक है। तो अगर मैं राइट साइड में 1 लेना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, अगर राइट साइड में मैं चाह रहा हूँ कि 1 किसकी प्री इमेज बन रही है, ठीक है, मीन्स n+1/2। देखो जो ये 1 है, 1 कैसा नंबर है, विषम नंबर है ना, विषम संख्या है। तो देखो अगर यहाँ रखते हैं इसको, आउटपुट कहाँ से देगा विषम वाला, ये देखो n क्या है, विषम है, n क्या है यहाँ पे विषम है ना, विषम में एक ऐड करो सम बन जाता है, ठीक है ना। 3 आपके पास विषम है, उसमें एक ऐड करोगे 4, 4 क्या हो जाता है सम हो जाता है, ठीक हो गया। तो 4/2 क्या बन जाएगा 2, सम ही बनेगा वो, ठीक हो गया। या फिर अगर 2 लेते हो आप 1 लेते हो, 1 धन 1/2 वहाँ से विषम भी बन सकता है 1, ठीक हो गया। यानी कि ये वाला आउटपुट तो देने वाला है अगर, है ना, जो एक आपके पास है उसकी प्री इमेज 1 बन सकती है, ठीक है ना। अगर मैं 1 रखूँ यहाँ पे तो कितना बनेगा 1+1/2 है ना, 1 आ रहा है, यानी कि प्री इमेज आपके पास 1 आ जाएगी, किसकी 1 की प्री इमेज 1। अगर मैं n 1 रखता हूँ 1+1/2 1, ठीक हो गया। या फिर ऐसे भी चेक कर सकते हो, अगर ऐसे दिक्कत हो रही है ना, अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही है चेक करने में, लेंथी बन रहा है ये प्रोसेस, आप सीधे सीधे क्या करो ना, सीधे सीधे फिगर बनाने की कोशिश करो, तो फिगर से क्लियर हो जाएगा आपके पास, फिगर से क्लियर हो जाएगा। आपने आच्छादक लिखा, आच्छादक के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ माना वाना कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको सीधे फिगर के जरिए समझने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। माने वाले से जो हम अभी तक यूज कर रहे थे प्रोसेस, उससे थोड़ा समझने में भी टफ होने वाला है और लेंथी भी हो जाने वाला है, ठीक है। इसको हम फिगर के जरिए समझेंगे। देखिए अगर मैं 1 रखूँगा, 1 कहाँ रखूँगा विषम है ना, तो इस वाले में रखूँगा, तो 1+1/2 कितना जाएगा 2/2 यानी 1, आउटपुट कितना मिलेगा 1, है ना। अगर मैं डोमेन आपके पास n है और डोमेन आपके पास n है, अगर मैं 1 रखता हूँ तो उसकी इमेज क्या आ रही है 1+1/2 यानी कि 1 आ जा रही है। उसी प्रकार से 2 वहाँ रखूँगा, यहाँ रखूँगा ना, 2/2 क्या हो जाएगा 1, 2/2 1, ठीक हो गया। अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3+1 कितना जाएगा 4, 4/2 2,
अगर मैं n की जगह कितना रख रहा हूँ 3, तो वो कितना आ जा रहा है 3 + 1/2, यानी कि 4/2 2 आ जा रहा है। उसकी इमेज कितनी आ जा रही है 2। ठीक हो गया। फिर मैं रख रहा हूँ आपके पास 5 कैसा होगा विषम, मैंने क्या रखा 1 2 3 रख दिया, 4 रखना होगा है ना। 4 रख रहे हो तो क्या हो जाएगा 4/2 2, 4 रखा तो 2 ही मिलती उसकी इमेज। फिर 5 रखा मैंने, फिर मैंने क्या रखा 5 रखा, 5 + 1/2 यानी कि 6/2 कितना आ जाएगा 3। अगर मैं 5 रखता हूँ तो यहाँ कितना आ जा रहा है 3। ठीक हो गया। 6 रखूँगा तो 6 सम है ना, इसमें रखना पड़ेगा, 6/2 कितना आ जाएगा 3, 6/2 कितना आ जा रहा है 3। तो आप समझ पा रहे हैं, ये देखो 1 रखा तो 1, 2 रखा तो 1, 3 रखा तो 2, 4 रखा तो 2, 5 रखा तो 3, 6 रखा तो, यानी कि दो दो जो प्री इमेज मिलने वाली है आपको। ठीक है ना, दो दो प्री इमेज मिलते जा रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ आगे को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना, 6 हो गया, 7 8 9 10 है ना, ऐसे आप जब इस सेट को और बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ भी नंबर क्या आने वाले हैं पता है, 4 5 6, दो दो करके एक, दो दो एक के साथ मैच होने वाली है, दो दो एक के साथ मैच हो रही, दो दो एक के साथ मैच हो रही। यानी कि कहने का मीनिंग है कि यहाँ का कोई भी मेंबर छूटने वाला नहीं है। देखो ना, 1 इमेज बन जा रहा है, 2 इमेज बन जाएगा, 3 इमेज बन जाएगा, 4 इमेज बन जाएगा, 5 इमेज बन जाएगा, इसी प्रकार 6 अगले दो की इमेज बनेगा, 7 अगले दो की इमेज बनेगा, 8 अगले दो की इमेज बनेगा, 9 अगले दो की इमेज बनेगा। यानी कोई भी मेंबर यहाँ छूटने वाला नहीं है। इस 6 प्रांत का कोई भी मेंबर छूटने वाला नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि बढ़ते जाएगा, ये भी बढ़ते जाएगा, नीचे वाले दो दो करके इमेज बनता रहेगा। अब ये भी इन्फिनिटी है, कहाँ तक जो जाओगी ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है ना, ये तो नहीं कहोगे कि भाई ये भी n है ये भी n है तो सेम नंबर होंगे, इसमें एलिमेंट सेम होंगे, अगर दो दो से मैच हो रहा है तो यहाँ के खत्म हो जाएंगे, ऐसा तो कहोगे नहीं, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जाना है ना, कहाँ तक जो खत्म होगा, इसमें तो इनफाइनाइट तक जाना है, खत्म तो होंगे ही नहीं एलिमेंट इसके, है ना, इसमें भी इनफाइनाइट तक जाना है, खत्म होंगे नहीं मेंबर। ठीक है, तो कुल मिला के मुझे ये फिगर से सीधे सीधे पता चल गया कि ये किसी न किसी की प्री इमेज रख रहा है, ये भी 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 प्री इमेज रख रहा है। तो इस फिगर से ही क्लियर हो गया है कि हर एक कोडोमेन के लिए प्री इमेज रह रही है प्रांत। इसका मीनिंग ये फंक्शन कैसा हो गया, अच्छा देखो। ठीक है, फिगर से ही मुझे क्लियर हो गया। अगर वैसे थ्योरेटिकली जाता तो थोड़ा टफ पड़ रहा था, लेंथी भी होता लिखने में। ठीक है ना, आप सीधे सीधे फिगर दिखा दीजिए, फिर ऐसा लिख देंगे आप। ठीक है ना, फिर लिख दूंगा मैं फॉर ऑल y कहते हैं इसके मेंबर्स को, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू क्या n, कौन सा n, कोडोमेन वाले। ठीक है ना, सह प्रांत वाला n, डियर एग्जिस्ट इसको x कहा जाएगा, डियर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू n। ठीक हो गया। अगर ऐसा आ गया तो क्या लिख दोगे, अतः fx आच्छादक है, अतः f आच्छादक है। ठीक हो गया, यानी एक एक तो नहीं है लेकिन आच्छादक है फंक्शन। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f नेचुरल टू नेचुरल एकैकी तथा आच्छादक दोनों ही है। अब एकैकी आच्छादक दोनों ही है, प्रूफ करना है। ठीक हो गया। फंक्शन किस रूप में दे रखा है उसने, f(x) बराबर x + 1, यदि x विषम है तो, और x अगर सम है तो x - 1, यानी कि प्रीवियस टाइप का ही लगभग क्वेश्चन है। इसका डोमेन कौन है, नेचुरल, और डोमेन कौन है, नेचुरल। यानी कि इस मशीन में अपनी नेचुरल नंबर डालने। ठीक है ना, उन नेचुरल में भी अगर सम नंबर डाल रहे हो तो यहाँ पे जाइए, अगर विषम डाल रहे हो तो यहाँ पे जाइए आउटपुट के लिए। ठीक हो गया, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना, सीधे सीधे सॉल्यूशन पे आइए, आप लिखोगे दिया गया फलन f(x) बराबर ये पूरा। ठीक हो गया। फिर प्रांत n, सहप्रांत इक्वल टू n। ठीक हो गया। फिर लिखोगे आप एक एक। ठीक हो गया। फिर वही चार स्थितियां फिर से बनेंगी कि नहीं, जो मैं x1 x2 दूंगा, x1 x2। ठीक है ना, चलिए तो लिख लो, माना x1,
x2 बिलोंगिंग टू n, कौन सा n, डोमेन वाला है, ठीक है। अब देखो फंक्शन ना सम और विषम चाहिए उसको, तो है ना, x1 x2 नेचुरल तो ठीक है, लेकिन उसमें से नेचुरल में भी सम और विषम के रूप में अलग अलग करना पड़ेगा, तब तो फंक्शन आप डिफाइन कर पाओगे, है ना। आप x1 डालोगे, यहाँ जो डालें यहाँ जो डालें, ठीक हो गया, x2 यहाँ जो डालें यहाँ जो डालें, ठीक है ना। तो सभी स्थितियाँ जितनी भी कंडीशन हो सकती है मैथ्स में, सारी पॉसिबिलिटीज़ को सॉल्व करना पड़ता है, ये तो जानते हो ना, पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि मैथ्स में जब तक 100% रूल फॉलो ना हो तो उसको रूल नहीं माना जाता, ठीक हो गया। तो सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपको लेनी पड़ेगी, है ना। अगर जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हम 4 परिस्थितियाँ बनाना चाह रहे थे ना, पहली परिस्थिति ने रूल तोड़ दिया, अब पहले नहीं तोड़ दिया तो आगे क्यों चेक करें, है ना। नहीं है कहने के लिए तो एक ही एग्जाम्पल बहुत होता है, तो पहली स्थिति में नहीं है कह दिया था, x1 नॉट इक्वल टू x2 आ रहा था वहाँ, ठीक हो गया। तो इसलिए हम जो आगे की स्थितियाँ उनको हमने चेक नहीं किया। अब यहाँ हो सकता है, अब यहाँ तो देखो एक क्या अच्छा तक है, दिखाना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना, सिद्ध करना है, इसका मीनिंग एक की भी हो रहा होगा वो, यानी कि कोई भी परिस्थिति कंट्राडिक्ट नहीं कर रही होगी, है ना, परिस्थिति को तोड़ नहीं रही होगी, मीन्स हर एक स्थिति में x1 बराबर x2 आ ही रहा होगा, तभी तो एक ही होगा। एक ही मीन्स जो भी पॉसिबल आपके पास 4 कंडीशन है उसमें x1 बराबर x2 आ रहा होगा, ठीक हो गया। तो देखिए फिर x1 बराबर x2, तो अब 4 स्थितियां फिर से लूंगा। पहली स्थिति लूंगा मैं क्या, x1 मैंने ले लिया विषम, कॉमा x2 क्या ले लिया, सम, x2 ले लिया मैंने सम, ठीक हो गया। देखो फिर अगर x1 विषम और x2 सम ले लिया, तो अब देखो fx1 बराबर fx2 कहिए, fx1 बराबर fx2, ठीक हो गया। इम्प्लाई fx1, x1 क्या आपके पास विषम, विषम है तो यहाँ डालिए क्या आएगा, x1 प्लस 1, x1 प्लस 1, x2 क्या माना आपने सम, x2 माना है सम, तो यहाँ रखिए x2 माइनस 1 हो जाएगा, वो x2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। हाँ देखें, इसी के आगे लिख दो, देखिए फिर ऊपर का तो क्वेश्चन था ये, ठीक है, इसके आगे यहाँ लिख रहे हैं x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 माइनस 1, है ना। इम्प्लाइज देखो तो x1 माइनस x2, ठीक है ना, x1 माइनस x2 को मैं इस तरफ लाना चाह रहा हूँ, उधर जाके -2, या अगर -1 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, x2 उधर जाके x1, ठीक है ना। वैसे यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, देखो x1 बराबर x2 नहीं है, इसका मीनिंग तो 1 1 नहीं हो गया फिर, लेकिन ऐसा नहीं है ना। पहली मैंने क्या कहा था, जो सबूत आप रखोगे ना सामने, उसने एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए, है ना, इसी दुनिया का होना भी तो चाहिए, ठीक है ना। पहले तो ये चेक करते हैं कि इस दुनिया का हो रहा है या नहीं, है ना। अगर इसी दुनिया का है तब तो ये कह रहा है कि x1 बराबर x2 नहीं है, x1 बराबर x2 नहीं है। पहले चेक तो करो नेचुरल की दुनिया का है कि नहीं, है ना। कोडोमेन कौन है आपके, डोमेन कौन है आपके पास, नेचुरल, क्या नेचुरल की दुनिया के है मेंबर, ये तो चेक कर लेते हैं पहले। तो x1 प्लस 1 x2 माइनस 1, ठीक हो गया। x1 आपके पास विषम है, ठीक हो गया। तो देखिए फिर इम्प्लाइज x1 प्लस 1 x2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, देखो x2 तो यहाँ रहने दिया मैंने, राइट साइड में x2 रहने दिया, x1 को उधर ले गया कि कैसे जाएगा, माइनस ऑफ x1, ठीक हो गया, इक्वल टू, देखो ये 1 है, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा ना 2, ठीक हो गया। देखिए फिर आपके पास x2 माइनस x1 इक्वल टू 2 आ रहा है। देखो x2 क्या था, x2 था सम, x2 क्या है सम, थोड़ी देर के लिए मैं लिख देता हूँ ये सम था। x1 क्या आपके पास, x1 है विषम, x1 क्या है विषम, ठीक हो गया ना, इज इक्वल टू 2 कह रहे हैं, x2 माइनस x1 2, क्या कभी सम ऋण विषम करके 2 मिलेगा रे। देखो तो एग्जाम्पल देखिए आप, एक सबसे पहले सम लीजिए, जैसे 4 मैंने सम ले लिया, फिर एक विषम लीजिए, 3 मैंने विषम ले लिया, एक, कभी 2 डिफरेंस आएगा, आपको थ्योरी भी बताओगी, 2 विषम का डिफरेंस ही विषम हो सकता, 2 विषम का डिफरेंस 2 हो सकता है, 2 सम का डिफरेंस 2 हो सकता है। एक विषम और एक आपके पास, एक सम एक विषम दोगे तो कभी भी वो आपके पास
टू नहीं देगा, ठीक है ना, कभी भी टू नहीं हो पाएगा। अगर एक सम एक विषम ले, कोई भी ले, 10 आपके पास क्या है, सम है, ठीक है ना, माइनस विषम चाहिए उसको, ठीक है ना, एक विषम ले लूँगा मैं, 3 ले लो, कितना आएगा 7, ठीक हो गया। कभी भी टू नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। अगर आप एक सम एक विषम लेते हो तो कभी भी टू नहीं आ पाएगा। इसका मीनिंग जो आपने सबूत रखे वो तो निराधार था, वो तो निराधार था। आपने x1 को विषम माना, x2 को सम माना, और x2 माइनस x1 आपके पास 2 आ रहा है, जबकि सम ऋण विषम तो 1 आना चाहिए, है ना, मतलब जो भी आएगा विषम नंबर आना चाहिए था, ठीक है ना। एक सम और एक विषम, देख सकते हो ना, सम विषम का डिफरेंस 1 जो कि विषम नंबर है, सम विषम का डिफरेंस 7 जो कि विषम नंबर है। ऐसा कुछ भी कीजिए, एक सम और एक विषम का डिफरेंस कभी भी करोगे ना, सम नहीं आएगा, वो विषम आएगा। सम कब आएगा, सेम चीज का डिफरेंस करोगे, जब सेम चीज का डिफरेंस बोले तो विषम से विषम को घटाओगे तब आ रहा होगा सम, या फिर सम से सम घटा रहे होगे तब सम आ रहा होगा, ठीक है ना। एक सम एक विषम को घटाओगे तो कभी भी सम संख्या नहीं मिलेगी, ठीक हो गया। यानी कि ये जो सबूत तो इसी दुनिया का था, ठीक है, x1 x2 नेचुरल था, ठीक हो गया, x1 x2 नेचुरल है, ठीक हो गया। लेकिन जो इसने तथ्य रखा ना वो निराधार था। क्यों निराधार था, क्योंकि एक सम और एक विषम का डिफरेंस कभी टू बन ही नहीं सकता। टू कैसी राशि है, सम राशि है, तो एक सम और एक विषम का डिफरेंस तो विषम बनता है न कि सम बनता है, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा जो कि सत्य नहीं है, ठीक है ना। मैं क्या लिख दूंगा नीचे से, सत्य नहीं है, ठीक है ना, जो कि सत्य नहीं है। ठीक है ना, अगर ये सत्य होता तो फिर चेक करता ना x1 बराबर x2 है या नहीं। यानी कि ये समझो कि तुमने कोर्ट में कोई सबूत रखा, ठीक है ना, सबसे पहले जज ने ये देखा कि ये इसी दुनिया का सबूत है कि नहीं, ठीक हो गया। फिर जो सबूत रखा है क्या वो तर्क संगत है कि नहीं, है ना, कोई मतलब तर्क संगत है कि नहीं, मतलब लॉजिकल टाइप की है कि नहीं बात, मतलब सीधे सीधे पता तो नहीं चल रहा है, झूठ हो जा रहा है, ठीक है ना। वही तो है, फिर सम और विषम का डिफरेंस 2 हो रहा है, कह रहा है, जो कि सरासर झूठ है, ठीक है ना, डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा वो, है ना। उस पर हम विचार ही नहीं करेंगे कि x1 बराबर x2 हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि ये स्थिति हमने लेनी ही नहीं है फिर, है ना। एक विषम एक सम की स्थिति लेनी ही नहीं है, ठीक हो गया। यानी कि इसने अपोज किया नहीं कहोगे, फिर ये सबूत आया ही नहीं, आने से पहले ही रिजेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो x1 बराबर x2 है या नहीं है ये बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे, मीन्स इसने रूल नहीं तोड़ा है, कहेंगे अभी तक रूल नहीं तोड़ा है अभी तक, क्योंकि सबूत पेश हुआ ही नहीं अभी तक वो, ठीक है ना। अब अगला सबूत रखेंगे क्या, देखो दूसरी स्थिति भी वही होगी, x1 की जगह सम x2 की जगह विषम रखोगे, फिर वही आने वाली स्थिति, फिर वही डिफरेंस करके रिजेक्ट हो जाने वाला है वो केस, ठीक हो गया। मैं उसको रख ही नहीं रहा हूँ, या रखें, चलो अब चारों केस दिखा देते हैं इसमें, ठीक है। अब मैं दूसरी स्थिति लेता हूँ, पहले इसको नोट करो। स्थिति एक, x1 विषम था x2 सम था, तो मैंने सॉल्व किया, वहाँ से सम ऋण विषम 2 आ गया जो कि सम है ना, जो कि कितना आ रहा है, सम आ रहा है, ठीक है ना। 2 कैसी राशि है, सम राशि, ठीक हो गया। तो एक सम और एक विषम का घटाना कभी भी सम नहीं हो सकता है, एक सम और एक विषम का घटाना कभी भी सम नहीं हो सकता। एग्जाम्पल भी ले लिए मैंने, 4 - 3 है ना, एक सम एक विषम का डिफरेंस विषम आता है, एक सम एक विषम का डिफरेंस विषम आ रहा है, कभी भी सम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए सबूत निराधार था, इस पर हमने विचार करना ही नहीं, ठीक है ना, इस पर विचार करना ही नहीं है। अब जो सबूत रिजेक्ट हो चुका है उस पर क्या विचार करो, ठीक हो गया। तो x1 बराबर x2 होगा या नहीं होगा इस पर चेक नहीं करना होगा हमें, ठीक है। फिर अगली केस पे जाएंगे हम, है ना। मैं सेकंड स्थिति ले लेता हूँ, अब जब क्या होगा x1, देखो इसको विषम लिया था, अब मैं इसको सम लेता हूँ, इसको विषम लेता हूँ, x2 को और विषम ले लेता हूँ मैं, इसको मैं विषम कहता हूँ और इसको मैं सम कहता हूँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर वही लिखोगे fx1 बराबर fx2, है ना, fx1, अब x1 क्या है इस बार, सम है, ठीक है ना, सम है तो कहाँ पे जाओगे, x1 सम है तो यहाँ जाओगे ना, x1 - 1 यहाँ से आएगा, यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा, x1 - 1 आएगा इस बार, ठीक है ना। x2 क्या आपके पास विषम है, विषम है तो इस वाले स्टेप में जाओगे, x2 + 1 लिखोगे,
x2 प्लस 1, ठीक है। फिर सॉल्व करो तो क्या आएगा, x2 ठीक है माइनस x1, वही आएगा ना, x2 माइनस x1, x2 यहाँ था, इसको उधर ले गए माइनस x1, ठीक है। ये -1 था, ये इधर आके -2 दे देगा, है ना, -2 दे देगा, ये -2 दे देगा ना। -2 भी अपने आप में क्या है, सम तो है, सम इंटीजर है ना, -2 नेचुरल नंबर नहीं है लेकिन है तो सम, 2 से भाग जा रहा है उसमें, -2 में 2 से भाग जा रहा है तो सम ही हो। फिर वही कहोगे, फिर x2 क्या था आपके पास, x2 इस बार आपने विषम ले रखा था, ठीक हो गया, x2 आपने लिया है विषम और x1 क्या ले रखा है, सम, ये ले रखा आपने सम, ठीक है, इज इक्वल टू -2 सम के बराबर आ रहा है। फिर देखो विषम ऋण सम कभी सम फिर से भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना, सम तभी हो सकता है जब विषम विषम दो या सम सम दो, ठीक हो गया। इसको भी एग्जांपल से समझाएं, फिर देखिए क्यों नहीं हो सकता है इसके लिए, ठीक है ना, रिजल्ट बता देते हैं। देखो आपने क्या लेना, विषम, मैंने 5 ले लिया विषम नंबर, ठीक हो गया। आपने लेना एक सम, सम नंबर में क्या ले लेता हूँ 8, ठीक हो गया, कितना आएगा -3, जो कि क्या है एक विषम नंबर, ठीक है, जबकि वो कहना चाह रहा है सम। एक और एग्जांपल लिखिए, ले लेते हैं, देखिए विषम मैंने 7 ले लिया, सम ले लेता हूँ मैं 14, 7 - 14 कितना देगा -7, जो कि कैसा है विषम। तो कभी भी देखो विषम ऋण सम करोगे सम नहीं आ पाएगा, कभी भी विषम ही आएगा, ठीक है ना, ये भी आपके पास सत्य नहीं है, नीचे से क्या लिख दोगे, जो कि सत्य नहीं है, यानी कि जो ये दूसरा एविडेंस कोर्ट के सामने रखा गया वो भी निराधार निकला, मीन्स उसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं था, लॉजिक विहीन बात कर रहा था, ठीक है ना। यानी ये समझो कि एक आदमी मतलब पृथ्वी का ही है, पागल है वो, ठीक है ना, पागल है तो क्या लॉजिकल बातें करेगा, है ना, कोर्ट से वैसे ही रिजेक्ट हो गया वो पागल, यही समझो। केस 1 केस 2 जो ये 2 सबूत रखे थे, ये क्या थे, जो आपने 2 गवाह रखे थे वो पागल निकले, ठीक है ना, उनको पहले ही बर्खास्त कर दिया, उन पर कोई सुनवाई हुई ही नहीं। तो यही कहा फिर कि एक विषम और एक सम का डिफरेंस सम होगा क्या दे रहा है, ठीक है ना, यानी निराधार बात कर रहा है, हमने चेक किया ये बात तो सही है ही, निराधार बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इनको तो रिजेक्ट करो, इन पर विचार ही नहीं करना है, ठीक है ना, यानी 2 केस पहले ही रिजेक्ट हो चुके, ठीक है ना, यानी कि फेल नहीं हुआ कहोगे नियम, ठीक है ना। नियम फेल कब होता है, जब सबूत रखा जाता है उसके बाद x1 बराबर x2 नहीं दिख रहा होता, x1 बराबर x2 नहीं दिख रहा होता, लेकिन सबूत में लॉजिकल होना चाहिए था, ठीक है ना, ये लॉजिकल बात कर ही नहीं रहा, इसलिए पहले ही रिजेक्ट हो चुके हैं, इन पर हमने बात करेंगे नहीं, इन पर सोचेंगे ही नहीं कि अब कोई आदमी पागल है तो उसके आधार पे आप क्या कह सकते हो, है ना, जो आपके पास क्या कहते हैं, जो दोषी आदमी है ना, उसने अपराध किया है या नहीं किया है, उनके आधार पे तो आप कुछ नहीं बता पाओगे ना, वैसे रिजेक्ट हो जाओगे, वैसे रिजेक्ट कर दिया जाएंगे वो दोनों आदमी। तो वही ये 2 केस निराधार थे, इसलिए दोनों केसों को हमने हटा दिया। फिर तीसरा केस लेंगे आप, तीसरा केस क्या लूँगा, x1 सम x2 भी सम, चौथा केस x1 भी सम x2 भी सम, सारे केस पॉसिबल थे ना, तो 2 केस तो वैसे रिजेक्ट हो गया, अब तीसरे केस की बात करता हूँ मैं, ठीक है ना। अब मैं इसमें तीसरा केस ले रहा हूँ, दोनों सम ले रहा हूँ, ठीक है, दोनों की जगह मैं सम ले लेता हूँ, आपने इसको पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब मैं तीसरा केस ले रहा हूँ जिसमें x1 x2 दोनों ही क्या होंगे, सम होंगे, x1 x2 दोनों ही क्या होंगे, सम होंगे, ठीक हो गया। अब देखिए अगर x1 x2 दोनों ही सम है तो जब आप fx1 बराबर fx2 कहोगे, fx1 बराबर fx2 कहोगे, इम्प्लाइज x1 x2 दोनों ही सम है, दोनों ही सम है, तो यहाँ से आएगा ना आंसर। अब तो रखिए फिर x1 - 1 आएगा ये इक्वल टू x2 - 1, क्या जाएगा, इम्प्लाइज देखो -1 से -1 कैंसिल आउट होगा, ये भी समझ सकते हो, है ना, या ऐसा करूँ x2 उधर जाके -x1, x2 - x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो x2 यहाँ था, x1 राइट में ले गया, -1 इधर आके लेफ्ट में +1 होगा, 1 - 1 कितना आ जाएगा 0। अब देखो
ये कहीं निराधार तो नहीं है, x1 x2 आपने सम लेना था, है ना। क्या दो सम का डिफरेंस करके जीरो आ सकता है या नहीं? बिल्कुल आ सकता है ना। दो सम का डिफरेंस जीरो आ सकता है कब? जब सेम नंबर लो आप, ठीक है ना। दो सम है, दूसरा भी सम है, डिफरेंस लो कितना आएगा? जीरो आएगा, ठीक है ना। यानी कि अपने आप में ये भी देख सकते हो ना, जीरो कैसी राशि है? जीरो दो से डिवाइड होता है, जीरो बट्टे दो कितना होता है? जीरो ही होता है। यानी कि जीरो को आप सम में रख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि दो से वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। यानी अगर प्रीवियस के हिसाब से चेक करो तो ये आपके पास क्या हुआ? सम। ये क्या हुआ आपके पास? सम। ये भी क्या कैसी क्वांटिटी है आपके पास? सम, ठीक है ना। सम माइनस सम सम ही होगा। आप एग्जांपल ले लीजिए, देखो वो सम है, ये सम ले लिया, ठीक है। 14 माइनस 8 करोगे कितना आएगा? 6, यानी कि सम, ठीक हो गया। 20 ले लेता हूँ मैं, माइनस 40 करूँ कितना आ जाएगा? 6, जो कि सम है, ठीक है ना। तो कोई भी दो सम का डिफरेंस करोगे वो हमेशा सम आएगा, यानी कि जो आपने सबूत रखा इस बार लॉजिकल है वो, ठीक है ना, वो पागल नहीं है, इस बार लॉजिकल है। क्यों? सम ऋण सम आपके पास सम राशि ही आएगी, ठीक है ना। ये इस बार सही कह रहा है क्वांटिटी, ये जो सबूत कह रहा है वो सही कह रहा है, तो इस पे विचार होगा, है ना। इस पे विचार होगा तो क्या होगा फिर? देखो x2 माइनस x1 बराबर 0, तो x2 बराबर क्या आ जाएगा? x1, यानी x1 बराबर x2, x1 बराबर x2, ठीक हो गया। थर्ड केस ने क्या कहा? x1 बराबर x2, fx1 बराबर fx2 कहने पर x1 बराबर x2 आ रहा है, मीन्स फलन तो एक ही है, fx1 बराबर fx2 कह के x1 बराबर x2 आपको मिल रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? फंक्शन एक ही है, ठीक हो गया। यानी इस केस ने तो कोई विरोध नहीं किया, पहले दो केस वैसे ही रिजेक्ट हो गए, तीसरे केस ने अभी तक विरोध नहीं किया। अब चौथे केस की बात करते हैं। अगर चौथे ने भी x1 बराबर x2 दे दिया तो फलन हम करेंगे एक ही है, ठीक है ना। पहले दो केस क्यों हट गए समझ गए ना? क्योंकि वो लॉजिकल थे ही नहीं, उन पे हमने विचार ही नहीं किया। तीसरा केस लॉजिकल था क्योंकि सम माइनस सम सम ही होता है, ठीक हो गया। अब चौथे केस की बात करते हैं। x1 x2 दोनों सम लिया, अब x1 x2 दोनों ही विषम लिया, ठीक है। अब मैं x1 x2 दोनों ही विषम ले रहा हूँ, आप नोट कर चुके होंगे इतने को, ठीक हो गया। तो मैं अब x1 x2 की जगह क्या ले रहा हूँ? अच्छा सम ले लिया था ना, विषम ले रहा हूँ। x1 x2 की जगह में विषम ले रहा हूँ, ठीक। अब fx1 बराबर fx2 फिर से लिखोगे, फिर अब विषम है, देखो x1 x2 दोनों ही विषम है, तो आप कौन से स्टेप पे जाओगे? इस वाले, इसमें x1 x2 रखोगे, x1 प्लस 1 आ जाएगा, ये x1 प्लस 1, x2 रखोगे तो x2 प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। फिर x2 माइनस x1 करोगे, x2 तो यहाँ है, x1 राइट में गया तो माइनस के साथ, ठीक है। 1 यहाँ लेफ्ट में ठीक था, ये 1 प्लस का माइनस के साथ आएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0, यानी x2 माइनस x1 कितना आ रहा है? फिर से 0, है ना। अब इस बार क्या कहूँगा मैं? ये सम थोड़ी है, फिर अब विषम विषम होगी ना, ये आपके पास है विषम, ये आपके पास है विषम, और ये 0 विषम में रख सकते हैं, ठीक है। देखो 0 क्या होता है? न्यूट्रल होता है ना। 0 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। प्लस 0 कहो तो भी 0, माइनस 0 कहो 0, है ना। इसी प्रकार से 0 को ना सम में भी रखा जाता है, विषम में भी रखा जाता है, ठीक है ना। 0 सम राशि भी ये कहते हैं, जरूरत पड़ी तो 0 को विषम राशि ये भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए विषम माइनस विषम अगर करूँ तो विषम आनी चाहिए, कहते हैं, ठीक है ना। विषम ऋण विषम, है ना। ये विरोधाभास तो नहीं लग रहा आपको? 0 ना, 0 न्यूट्रल क्वांटिटी होती है ना, इसको किसी के साथ भी शिफ्ट कर दो, इस 0 को किसी के साथ भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है ना। प्लस माइनस जैसे हम शिफ्ट करते थे वैसे ही सम विषम में भी इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 1 माइनस 8 विषम और विषम ले रहा हूँ, ठीक है ना। 1 माइनस 9 लो कितना आएगा? -8, जो कि कैसा आ रहा है? सम आ रहा है, सॉरी मैंने गलत कह दिया। 0 क्या होता है? 0/2 आपके पास 0 सम आना चाहिए, सॉरी, ठीक है ना। इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, सम विषम में नहीं कर सकते, प्लस माइनस में कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसको आप सम ही लिखिए, विषम मत लिखिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो 0/2 करोगे, सम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, है ना। अगर आप 0/2 करते हो तो 0 आता है, मीन्स 0 एक अपने आप में पूर्णांक तो होता है, पूर्णांक तो होता ही ना 0,
तो आपके पास जीरो विषम नहीं हो सकता, फिर कभी हमेशा क्या होगा, सम ही आएगा, ठीक है ना, हमेशा कैसे आएगा, सम आएगा। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। अगर आप जीरो प्लस है या माइनस है कहा जाए आपसे, ठीक है, तो उस केस में किसी के साथ भी रख सकते हो, क्योंकि जीरो माइनस जीरो कहते हो तो भी जीरो ही होता है, प्लस जीरो कहते हो तो भी जीरो ही होता है। तो जीरो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से हम जीरो को कहीं भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर के साथ या नेगेटिव नंबर के साथ। लेकिन जीरो अगर सम विषम कहा जाए तो अब 0/2 करूँगा, जीरो यानी पूर्ण अंक मिल रहा है ना। डेफिनेशन क्या कहती है, जो भी नंबर 2 से डिवाइड करने के बाद पूर्ण अंक देता है वो आपके पास सम होता है, ठीक है ना। इसका मीनिंग जीरो सम होगा, विषम नहीं होगा, ठीक है ना, मिस्टेक हो गई थी थोड़ी। तो आपके पास जीरो सम है। अब देखिए फिर विषम आपके पास सम है कह रहा है, विषम और विषम का डिफरेंस सम आएगा तो आपके पास ये लॉजिकल होगा, है ना। तो अगर नहीं होगा तो ये लॉजिकल नहीं होगा, इस सबूत को भी हम हटा देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए 1 मैंने विषम लिया, 9 मैंने विषम लिया, ठीक है। विषम माइनस विषम कैसा आ गया, 8 कैसा है, सम है, ठीक है, सही तो कह रहा है। विषम ऋण विषम सम होना चाहिए। और ले लेता हूँ मैं कोई एग्जांपल, 17 आपके पास विषम है, 15 आपके पास विषम है। 17 माइनस 15 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 कैसी राशि, सम, यानी कि दो विषम का डिफरेंस सम आएगा कह रहे हैं, ठीक है ना। यानी इस बार लॉजिकल तो है ना, इस बार ये सबूत मान्य होगा, ठीक है। तो इस पर विचार किया जाएगा। विचार करते हो तो क्या होगा, x2 माइनस x1 बराबर 0 मीन्स x1 उधर चले जाएगा, x2 इधर, x1 बराबर x2। फिर से इस केस में भी x1 बराबर x2, यानी कि fx1 बराबर fx2 कहने के बाद x1 बराबर x2 दिया, यानी कि इसमें भी कहा कि फंक्शन 1 1 है। देखो ये चौथी स्थिति थी, ये कौन सी स्थिति थी, चौथी, है ना। इसको भी नोट कर देना, पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा इसको। फिर आप लास्ट में क्या लिखोगे, देखो 1 2 तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए थे, तीसरे चौथे ने कहा कि वैलिड तो थे, fx1 बराबर fx2 रखने के बाद फाइनल रिजल्ट x1 बराबर x2 मिला, मीन्स फंक्शन 1 1 है। पहले दूसरे ने कुछ भी नहीं कहा, हम कुछ नहीं कह सकते हैं कहा, ठीक है ना। तीसरे ने कहा 1 1 है, चौथे ने कहा 1 1 है, मीन्स सारे जो भी दो ही वैलिड सबूत थे, दोनों ने कहा कि फंक्शन 1 1 है, तो फंक्शन हम क्या मानेंगे फिर 1 1, ठीक है ना। इसलिए आप सीधे सीधे लिख दोगे अतः fx एक है, अतः fx एक है, ठीक। फिर इसी प्रकार से आच्छादक की बात करनी है आपने। देखो आच्छादक ना, अगर जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था मेथड, है ना, अगर वो लगाओगे फिर से लेंदी बन जाएगी, समझने में भी दिक्कत होने वाली, ठीक है। तो इसको आच्छादक प्रूफ करने के लिए फिर से पहले क्वेश्चन की तरह करेंगे हम, ठीक है ना, फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर आप सीधे सीधे फिगर पहले ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, किसके लिए, आच्छादक, आप हेडिंग डालेंगे आच्छादक, इसके लिए देखिए डोमेन कौन था, नेचुरली था ना, इस बार भी डोमेन नेचुरल है और कोडोमेन भी नेचुरल, ठीक। देखिए मैं 1 रखता हूँ, नेचुरल की जगह क्या रखता हूँ, मतलब इसकी जगह 1 रखूँगा। 1 क्या होता है, विषम, विषम है तो यहाँ से रिजल्ट आएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 2, ठीक हो गया। फिर मैं नेचुरल नंबर 2 लेता हूँ, 2 क्या है, सम, यहाँ रखोगे 2 - 1 1, है ना, 2 - 1 क्या होता है 1, यहाँ कितना जाएगा 1। फिर मैं रखता हूँ 3, 3 कैसा है, विषम है तो यहाँ चेक करोगे 3 + 1 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर मैं रखता हूँ 4, 4 कैसा है, सम है, 4 सम है तो यहाँ रखोगे 4 - 1 कितना जाएगा 3, ठीक हो गया। अब टू सोन कर दूँ या एक और चेक कर देते हैं, चलो 5 रखूँ, 5 कैसा है, विषम, 5 + 1 कितना जाएगा 6, ठीक हो गया। अब मैं 6 लेता हूँ यहाँ से, नंबर 6, ठीक है, 6 सम है तो यहाँ रखूँगा 6 - 1 कितना जाएगा 5, अप टू सोन देखिए, यानी कि यहाँ का 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से 3 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है,
4 3 पे जा रहा है, 5 6 पे जा रहा है, 6 5 पे जा रहा है ना। यानी कि देख रहे हो कोई भी मेंबर यहाँ का छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। यानी कि जो 2 है उसकी प्री इमेज 1 पे बन रही है, 1 है तो उसकी प्री इमेज 2 पे जा रही है ना। 3 है उसकी प्री इमेज 4 पे जा रही है, 4 है उसकी प्री इमेज 3 पे जा रही है। यानी कि ऐसा कह सकते हो कि अगर सम संख्या आ रही है ना, जैसे 2 4 6, अगर सम है तो उसकी प्री इमेज एक कम हो जा रही है, सम है तो एक प्री इमेज कम हो जा रही है, ठीक है ना। और अगर विषम है तो उसकी प्री इमेज बढ़ जा रही है, सम है तो घट जा रही है, विषम है तो बढ़ जा रही है, ठीक हो गया। यानी कि अगर मैं देखूँ, अगर यहाँ जनरलाइज, अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है क्लियरली, तो यहाँ पर देखो अलग से 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100 ऐसे बढ़ता रहे, ठीक हो गया। ये कौन सा वाला ले रहा हूँ मैं, सह प्रांत की बात है ना। इसके लिए प्री इमेज है या नहीं है देखना चाह रहा हूँ। देखो एक विषम है ना, विषम में कैसा हो जा रहा है, विषम में देखो बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। 1 2 पे चले जाएगा, इसकी प्री इमेज है ना। ये सम है तो एक घट जाएगा, 1 पे चलते हैं। विषम है तो इसकी प्री इमेज एक ज़्यादा हो जाएगी, 4 पे चली जा रही है। 4 आपके पास सम है, एक कम पे चली जा रही है इसकी इमेज, ठीक हो गया। फिर इसी प्रकार से 5 उससे एक ज़्यादा पे, यानी कि 6 पे, 6 सम है तो एक कम 5 पे, 7 विषम है तो एक ज़्यादा पे 8 पे। देख लो इस प्रकार से जो भी मेंबर आप लेते जाओ ना, इमेज मिलती जा रही है, प्री इमेज मिलती जा रही है। यानी कि हर एक सहप्रांत के मेंबर के लिए प्री इमेज हमेशा रह रही है कि नहीं, कैसे रह रही है। सम है तो एक कम नंबर में चली जा रही है, अगर आपके पास विषम है तो एक बढ़ के नंबर आ जा रहा है वहाँ से, ठीक हो गया। यानी कि कोई भी मेंबर छूट नहीं रहा है, देख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे आप प्रोसेस को बढ़ाते रहो, कोई भी मेंबर छूटेगा नहीं, ठीक है ना, कोई भी मेंबर छूटेगा नहीं, ठीक हो गया। तो यहाँ से अप टू 100 कर देना, अप टू 100, ठीक है। उसको तो केवल मैंने एक्स्ट्रा समझाने के लिए बनाया आपको, इसी से समझ आ जाएगा, ठीक हो गया। इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ये फिगर बनाओगे, ठीक है। फिर जस्ट लिख दोगे फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू n, कौन सा n, सह प्रांत वाला n, देयर एग्जिस्ट, इसको x कहेंगे, x बिलोंगिंग टू n, कौन सा वाला n, डोमेन वाला n। तो हर एक कोडोमेन के मेंबर के लिए प्रांत में आपके पास एलिमेंट रह रहा है, इसका मीनिंग कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा, कोई भी छूट नहीं रहा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, आच्छादक। तो लिख दूंगा अतः fx आच्छादक, अतः fx आच्छादक। तो फंक्शन एक भी है और आच्छादक भी है, यही प्रूफ करोगे रहा था कि फंक्शन एक और आच्छादक, ठीक हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक हो गया। तो वीडियो लेंदी बन गया है, इसके क्वेश्चन और बचे हैं वो अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। आप नोट्स बनाते रहें।